थप्पड़। रूपा, कहाँ गई तुम? इधर आओ। क्या है ये? तुम अभी अपने घर वालों को बुलाओ और बोलो कि वो आकर तुम्हें ले जाए यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ एक दिन भी रहने नहीं दे सकता। बोलो, किस किस लड़के के साथ संबंध थे तुम्हारे? तुम कितनों के साथ गुल खिला चुकी हो अब तक? क्यों तेरे बाप ने हमसे झूठ बोलकर शादी करवाई? आज बुलाओ अपने घर वालों को और फैसला करवाओ। मैं तुमको अब अपनी पत्नी नहीं मान सकता। चेतन चिल्लाए जा रहा था। रूपा चुपचाप खड़ी थी। पता नहीं कैसे चेतन के हाथ रूपा को लिखा मयंक का प्रेम पत्र लग गया था। रूपा उसे समझाते हुए बोली, देखो चेतन, हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। और ये पत्र तो बहुत पुराना है। हमारी शादी हो चुकी है और मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में तेरे सिवा और कोई भी नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि शादी के बाद सब भूल चुकी हो तुम? अगर भूल गई होती तो ये लेटर यहाँ नहीं पड़ा होता, किसी कूड़ेदान में होता ये। अब ये बताओ कि हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल के दरमियान कितनी बार गई हो उस मयंक के पास? कितनी बार? चेतन ने चिल्लाते हुए कहा। तुम समझने की कोशिश करो चेतन। तभी चेतन बात काटते हुए चिल्लाया, क्या क्या समझने की कोशिश करूं मैं? ये लव लेटर, ये गिफ्ट्स। थोड़ी देर चुप रहने के बाद, फंस गया यार इसके चक्कर में। और तेरा बाप तो सबसे बड़ा कमीना है। साला सब झूठ बोल के हमारी शादी करवा दी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार। वह सर पकड़ के बैठ गया। रूपा से कुछ नहीं कहा जा सका। बस आंखों में आंसू आ गए। कैसे चेतन से कहे कि हाँ, प्यार करती थी वो मयंक से, लेकिन उनकी शादी के लिए उनके घर वाले तैयार ना थे और उसकी शादी चेतन से हो गई। लेकिन चेतन ने उसे इतना खुश रखा कि वो मयंक को भूल चुकी थी, आगे बढ़ गई थी वो जिंदगी में। शादी के बाद मयंक से मिलना तो दूर, बात भी नहीं हुई थी उससे। आखिर दोनों ने मिलकर फैसला जो किया था कि जिंदगी में कभी दूसरे के लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, दोनों एक दूसरे की जिंदगी से दूर हो जाएंगे और दोनों के बीच कांटेक्ट भी नहीं रहेगा। शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन रूपा ने सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई समझी और चेतन को अपना सब कुछ मानकर जिंदगी को जीने लगी। अब न जाने ये मयंक का जिन फिर कहां से निकल आया। शायद कुछ लेटर्स थे जो उसके अलमारी में किसी किताब के बीच पड़े हुए थे। उन्हीं लेटर्स में उन गिफ्ट का जिक्र था। शायद कुछ खोज रहा था चेतन, तभी ये किताब उसके हाथ लग गई और ये सीन बन गया घर का। रूपा ने चेतन को समझाने का यत्न किया, पर चेतन कुछ समझने को राजी न था। उसने अपने घर में माँ पापा को भी ये बातें बता दी और अपने ससुराल में भी हंगामा मचा दिया। चेतन कितना कुछ सोचा था। अपनी शादी की पहली सालगिरह को खुशनुमा बनाने के लिए दोनों तैयार हो रहे थे, आउटिंग और लॉन्ग ड्राइव के लिए। लेकिन सब तैयारियों, योजनाओं और सपनों पर पानी फिर गया। चेतन ने आनन फानन में पंचायती भी बुला ली, जिसमें अपने घर के लोगों के अलावा ससुराल के लोग भी थे और उसने रूपा के मोबाइल से मयंक को भी बुलाया था। एक बड़े होटल में बैठक हो रही थी। बहस, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। चेतन और उसके घर वाले रूपा और उसके घर वालों पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे थे, तो वही रूपा के घर वाले रूपा के ऊपर प्रताड़ना का केस बना रहे थे। हालांकि दोनों इस बात पर राजी थे कि शादी से पहले रूपा के संबंध मयंक से था, लेकिन रूपा के घर वाले जाति को लेकर शादी को मना कर रहे थे। रूपा की शादी चेतन से हुई, दोनों खुश थे शादी से, लेकिन शायद रूपा की पिछली जिंदगी उसे छोड़ने को तैयार न थी। बैठक में मयंक चुपचाप उसके बहस और झगड़े को सुन रहा था। सफेद कमीज, काली पैंट के साथ काले रंग का सूट, ऊपर से काली बेल्ट, चमड़े की जूते, काली फीते की घड़ी और एक चश्मा। पहनावे से लग रहा था कि वो या तो अच्छी नौकरी करता है या फिर अच्छा बिजनेसमैन है। रूपा उसकी तरफ एक बार देखी और फिर चुपचाप दोनों घरों के पंचायती को देखने
सुनने लगी। मयंक ने भी उसकी ओर देखा, लेकिन कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। अब तक दोनों की नजरें नहीं मिली थी। तभी चेतन मयंक की ओर देखते हुए उस पर तंज कसा। ये देखो जनाब को, लग रहा है जैसे खुद की शादी में आए हैं सूट बूट में। इस ख्वाब में आए थे कि रूपा अब उनकी होने ही वाली है। चेतन के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान थी। मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। चेतन बोलता रहा, जा रूपा, चली जाओ अपने आशिक के बाहू में। तभी रूपा के पापा ने आपत्ति जताई। ये क्या मजाक है चेतन बाबू, कोई अपनी पत्नी को ऐसे बोलता है क्या, वो भी उसके पिता के सामने। तब तक चेतन की पिता ने कहा, गलत क्या बोल रहा है चेतन, सच कुछ ज्यादा ही कड़वी लग रही है क्या समदन जी। रूपा की आंखें भर आई। वो कितनी बदनसीबी थी कि उसके सामने उसके पिता की इज्जत तार तार हो रही है और वह कुछ कर नहीं पा रही है। कसूर तो उसका ही था। फिर चेतन मयंक की ओर थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, अबे सुन, ले जा अपनी इस अधूरी मोहब्बत को, और आज के बाद मनहूस चेहरा मत दिखाना, वरना गोली मार देंगे तुम दोनों को हम। वैसे भी तुमको आदत होगी झूठा खाने की, पर मुझे मेरे घर वालों ने कभी झूठा नहीं खिलाया, शायद तुम्हारे घर वाले ने खिलाया होगा। ले जाओ इस जूते को। उसने रूपा की ओर इशारा किया। ये सुनते ही रूपा के पापा भड़क गए। चेतन बाबू, आप लिमिट को पार कर रहे हैं, इससे ज्यादा आगे कुछ बोलने से पहले अंजाम सोच लीजिएगा। चेतन के पिता ने बात काटते हुए कहा, क्या अंजाम, क्या कर लेंगे आप, धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। तब तक चेतन चिल्लाया, आप चुप रहिए ससुर जी, मजाक बना दिए है मेरी जिंदगी का आप लोगों ने। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना आपकी वजह से। फिर मयंक की ओर देखते हुए, और इस जैसे कमीने को तो, अरे अगर थोड़ी भी शर्म होती तो चुपचाप बैठा नहीं रहता। माँ बाप भी सोचते होंगे क्या नामर्द बच्चा जना है उन्होंने। तड़ाक, एक झन्नाटेदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज उठा। मयंक ने इतनी फुर्ती से हाथ चलाया कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं मिला। जब तक उसका दूसरा हाथ चेतन पर उठता, रूपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाल लाल आंखें तरेरते हुए उसने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की। अगर फिर से ऐसी जुर्रत की ना मयंक, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त थे। मयंक ने चेतन को कहा, बहुत बहुत प्यार करते हैं हम रूपा से, आज ये तेरे खातिर मुझे भूल गई तो क्या, मैं तो नहीं भूल पाया ना। तुमने मुझे गाली दी, माफ किया, मेरे संस्कारों को गाली दी, माफ किया, लेकिन तुमने रूपा को गाली दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो तय है कि अगले बार से जब भी कभी तुम किसी नारी का अपमान करोगे, ये थप्पड़ और ये रूपा का हाथ तुम्हें जरूर याद आएगा। जिस नारी का तुम भरी सभा में अपमान कर रहे थे, उसी नारी ने तुम्हें बचाया, क्योंकि उसके लिए तुम पति नहीं सब कुछ हो। और रही बात जूठे खाने की, तो हाँ, मैंने जूठे खाए अपने माँ बाप के, और इसका कोई दुख नहीं है, मुझे गर्व है। काश तुम भी जूठे खाए होते अपने माँ बाप के, तब शायद इतनी अक्ल जरूर होती कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है और नारी की इज्जत कैसे की जाती है। लगता है तेरे बाप ने भी कभी झूठा नहीं खाया। एक बात और, मुझे पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है, लेकिन तेरा घमंड तो मेरे एक थप्पड़ ने ही तोड़ दिया। मेरे बारे में जानोगे तो पता नहीं तेरा क्या हर्ष होगा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये वाक्य तुझे हमेशा याद रहेगा कि किसी ने तेरा गुमान भरी सभा में एक थप्पड़ से तोड़ दिया, लेकिन उसी गुमान को किसी के हाथ ने बचा लिया। यह कहते हुए वह सर झुकाकर आंखों को पोंछते हुए कमरे से निकलने लगा। अचानक सामने से वह वेटर से टकरा गया और ट्रे में रखा गिलास का पानी उसके ऊपर गिर गया। वेटर ने उसे देखा तो विस्मय पूर्वक कहा, सर आप। सलाम सर। उसने मयंक को सलाम ठोकी। सर, सॉरी सर, सर आप पहले बता देते। मयंक ने
उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर चल दिया। सभी आश्चर्य से दोनों को देख रहे थे। पता चला कि इस होटल का मालिक मयंक ही है। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बाहर आए। नीचे देखा, मयंक एक काफी महंगी गाड़ी के पास खड़ा था और दो लोग उसके सूट को खोलकर उसे दूसरा सूट पहना रहे थे। थोड़ी देर बाद मयंक अपनी कार में बैठकर चला गया। दिन बीता, समय बीता, महीना साल बीत गए। सुबह के 9 बज चुके थे कि दीवार की घंटी बजी। मयंक अभी तक सो रहा था। कौन है यार इस टाइम? उसने नींद में ऊँघते हुए कहा। आ रहा हूँ यार। उसने अपनी बात पूरी की और दरवाजा खोला। सर, आपके लिए एक कुरियर है, डिलीवरी बॉय ने कहा। मयंक ने साइन करके उस सामान को लिया। खोला तो एक कार्ड था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, सॉरी, रियली सॉरी फॉर माई मिसबिहेवियर एंड थैंक यू फॉर showing me right path. Me and my wife Rupa are very happy and we are celebrating second marriage anniversary today. Can we meet together today? Evening sharp 7 CCD and चेतन। मयंक मुस्कुरा उठा और मन ही मन बोला, ओके। फिर वो उत्साह से दिन की शुरुआत करने चला गया। लगा जैसे सुबह तो आज ही हुई है। इतने दिनों के बाद